अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इस कहानी का अगला हिस्सा सुनते हैं। वकील इस्तगासा ने घूर कर इसे देखा और मायना ख़ेज़ अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, तुमने बिल्कुल दुरुस्त सुना है। चाकू के फल पर खुश्क हो जाने वाला यह खून वाकई इसी औरत का है जो तुम्हारी सौतेली माँ और इस केस में मकतूल की हैसियत रखती है। और ये तस्दीक मैं नहीं कर रहा, बल्कि चाकू के लेबॉर्ट्री टेस्ट ने इस हकीकत को आशिकारा किया है। और उसके साथ ही ये भी पता चला है कि फिंगरप्रिंट्स टेस्ट के मुताबिक इस चाकू के दस्ते पर तुम्हारी उंगलियों के निशानात पाए जाते हैं। वकील इस्तगासा इतना कहकर रुका और मुल्जिम के किसी शदीद रद्द अमल का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मेरे मुवक्किल ने इंतहाई बेपरवाहियाना अंदाज में कहा, ज़ाहिर है ये मेरा चाकू है और इसके दस्ते पर मेरी ही उंगलियों के निशानात होने चाहिए। पुलिस ने ये चाकू तुम्हारे बेडरूम से बरामद किया है। मैं एक बार फिर यही कहूँगा, मेरे चाकू को मेरे बेडरूम ही से बरामद होना चाहिए। मुल्जिम के इस गैर मुतज़लज़ल और जानिबदाराना अंदाज ने वकील इस्तगासा के चेहरे पर झेप के आसार पैदा कर दिए। अगले ही लम्हे ये झेप गुस्से में बदल गई और उसने कदरे तुर्श लहजे में दरियाफ्त किया, क्या तुम इस बात से इनकार करोगे कि वक़ुआ से 2 रोज़ कबल यानी 26 अक्टूबर की रात को मकतूला से तुम्हारा शदीद झगड़ा हुआ था और तुमने तेश में आकर चाकू निकाल लिया था? हाँ, ये वाक़या पेश आया था। तुमने यही चाकू अपनी सौतेली माँ पर ताना था ना? जी हाँ, वो यही चाकू था। और तुम्हें याद होगा इस मौके पर तुमने मकतूला को एक संगीन धमकी भी दी थी। हाँ, इस वक्त मैं शदीद गुस्से में था, मुल्जिम ने ठहरे हुए लहजे में कहा। अब्बू इस वक्त घर में दाखिल हुए और वो झगड़ा रफ़े दफ़े हो गया। यानी तुम ये कहना चाहते हो, अगर इस वक्त तुम्हारा बाप मौके पर ना पहुंचता तो तुम अपनी धमकी पर अमल करने में एक लम्हे की देर न करते? वकील इस्तगासा ने नोकीले अंदाज में इस्तफसार किया। मैं इस बारे में वक्त गुजरने के बाद कुछ नहीं बता सकता। मुअज़्ज़िज़ अदालत को अपनी संगीन धमकी के बारे में तो बता सकते हो ना? वकील इस्तगासा ने तंज़िया नज़र से मुल्जिम को देखा। थोड़े तामुल और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मुल्जिम ने वकील इस्तगासा की फरमाइश पूरी कर दी। मज़कूरा रात को मेरे मुवक्किल ने मकतूला को मुजरिमाना हमले और जान से मारने की धमकी दी थी। ये इसका एक वक्ती इश्तियाल था जो इस वक्त इस्तगासा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा था। बहरहाल यहाँ तक पहुँचने के बाद वकील इस्तगासा ने सवाल और जवाब का सिलसिला मौकूफ़ कर दिया। अपनी बारी पर मैं अपने मुवक्किल के करीब आया और पूछा, ज़रा सोच कर बताओ, वक़ुआ के रोज़ तुम कितने बजे घर से निकले थे? इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? वो जल्दी से बोला, इस रोज़ मैं ठीक 10:30 बजे घर से निकल गया था। जब तुम घर से रुखसत हुए तो इस वक्त घर में और कौन कौन था? सिर्फ वही औरत। तुम्हारा इशारा मकतूला की जानिब है? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा कि मज़कूरा रोज़ तुम्हारी वापसी कितने बजे हुई थी? लगभग 5 बजे शाम, उसने जवाब दिया। तो तुम सुबह गए उमूमन रात को देर से घर लौटते थे? मैंने सवालिया नज़र से उसे देखा। इस दिन तुम जल्दी क्यों वापस आ गए? मुल्जिम ने ठहरे हुए लहजे में बताया, दरअसल मैं अपना चाकू लेने घर आया था। हम 3 दोस्तों में छोटे परिंदों के शिकार का प्रोग्राम बन गया था। मेरे एक दोस्त के पास छर्रे वाली बंदूक है। दूसरे दोस्त ने कहा, परिंदा जब छर्रा खाकर ज़मीन पर गिरता है तो इसे फ़ौरन ज़ुबह कर लेना चाहिए। मैंने इन्हें बताया कि मेरे पास घर में एक तेज़धार चाकू मौजूद है। उन्होंने कहा मैं घर से वो चाकू ले आऊं और इसी मकसद के लिए मैं शाम 5 बजे घर लौटा था। क्या तुम अपने 2 दोस्तों के नाम मुअज़्ज़िज़ अदालत के रिकॉर्ड पर लाना पसंद करोगे? वहीद और अबरार, मुल्जिम ने बताया। मैंने पूछा, इनमें से छर्रे वाली बंदूक किसके पास है? वहीद के पास, उसने जवाब दिया। इन दोनों की रिहाइश कहाँ है? वहीद तो गुलशन इकबाल ही में रहता है, उसने कहा, जबकि अबरार का घर PIB कॉलोनी में है। क्या वो दोनों तुम्हारे बयान की तस्दीक के लिए अदालत में आ जाएंगे? आई एम श्योर। ओके। मैंने एक तवील सांस खारिज की और कहा, अब तुम अपने शिकार के बारे में बताओ। इस रोज़ तुम लोगों ने कितने मासूम परिंदे फड़काए थे? ये सवाल मैंने जानबूझकर किया था, हालांकि मैं हकीकत हाल से बखूबी आगाह था। मेरा हमेशा से ये अंदाज़ रहा है कि कभी मसले को खुद पर तारी ना करो, और यही रवैया मैं अपने मुवक्किलीन और मुवक्किलात के साथ भी अपनाता हूँ। मिजरा के दौरान मैं इनसे हल्की फुल्की छेड़छाड़ करता रहता हूँ ताकि वो ज़हनी तौर पर हशाश बशाश रहें।
इसमें कोई शक नहीं कि छेड़छाड़ और अटखेलियाँ तफरीह के ज़ुमरे में आती हैं, और तफरीह बहरहाल इंसान को ज़हनी और जिस्मानी ताजगी से सरफराज करती है। सेहतमंद दिमाग किसी सेहतमंद जिस्म ही में रह सकता है, और दिमाग की सेहत रूह के तवाना होने की ज़मानत है। मुलजिम ने चौंक कर मुझे देखा और हैरत भरे लहजे में बोला, जनाब क्या बात कर रहे हैं आप? शिकार की तो इस रोज़ नौबत ही नहीं आई थी, फिर कहाँ के परिंदे और कहाँ का इन्हें फड़काना। क्यों भाई? मैंने अपना अंदाज जारी रखा, शिकार की नौबत क्यों नहीं आई थी? जनाब, घर में कदम रखने से पहले ही मुझे पुलिस ने घेर लिया था। वो लोग अपार्टमेंट्स बिल्डिंग के नीचे ही मोर्चा लगाए खड़े थे। ओह, मैंने ताज्जुब भरे अंदाज में गहरी सांस ली। तुम्हारी तो सारी तफरीह ही गारत होकर रह गई होगी। और नहीं तो क्या, वो बदमज़ा सा मुंह बनाते हुए बोला। इसी गारतगरी का नतीजा है कि मैं इस वक्त एक मुलजिम की हैसियत से यहाँ सर झुकाए खड़ा हूँ। वेरी सैड, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, तुम अच्छी तरह सोच समझकर मेरे सवालात के जवाबात देना। वो हमतन गोश होकर बड़ी संजीदगी से मुझे तकने लगा। मैं चंद लम्हे गहरी नज़र से उसे देखता रहा, फिर कहा, जैसा कि थोड़ी देर पहले मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू बयान किया गया है, वक़ुआ से सिर्फ 2 दिन पहले 26 अक्टूबर की रात मकतूला से तुम्हारा शदीद नौयत का झगड़ा हो गया था। क्या तुम बता सकते हो ये झगड़ा कितने बजे हुआ था? 6:30 से 7 बजे के दरमियान, यानी रात के आगाज़ ही में। अक्टूबर में कमोबेश 6:30 बजे सूरज ग़ुरूब हो जाता है। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, उसने सादगी से कहा। मैंने पूछा, इस वक्त तुम दोनों के अलावा घर में और कौन मौजूद था? मेरी छोटी बहन फौजिया। क्या फौजिया ने तुम दोनों के बीच निपटाव या सुलझाव की कोई कोशिश की? इस हंगामे ने फौजिया को सहमा दिया था, मेरे मुवक्किल ने बताया। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और दुबक कर बैठ गई। गालिबन तुम लोगों का फड्डा अब्दुल बासित की आमद पर ख़त्म हुआ था। जी हाँ, अब्बू ने आकर वो हंगामा बंद करवाया था। तुम्हारे अब्बू इस वक्त कहाँ से आए थे? अपनी दुकान से। मैंने थोड़ा तवक्कुफ़ करके मायनेखेज़ नज़र से वकील इस्तग़ासा को देखा और दोबारा मुलजिम की जानिब मुतवज्जे होते हुए जिरह के सिलसिले को जारी रखा। मुलजिम शोएब, मोअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि मज़कूरा रोज़ यानी 26 अक्टूबर की रात बल्कि शाम मकतूला से किस बात पर तुम्हारा झगड़ा हुआ था? मैंने इस औरत की हरकतों पर इसे सर्जिश की और वो मेरी बात सुनते ही चिरागपा हो गई। मुलजिम ने ठहरे हुए लहजे में बताया, फिर हमारे दरमियान झगड़ा बढ़ता चला गया और थोड़ी देर पहले वकील इस्तग़ासा ने जिसका जिक्र किया है, समझ लें वो मेरा वक्ती इश्ताल था। हकीकत में मैं ऐसा कोई इरादा नहीं रखता था। मैंने इसकी मुजरिमाना हमले वाली संगीन धमकी का जिक्र गोल कर दिया और मुलजिम से पूछा, तुमने अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत के रूबरू बताया है कि इस झगड़े की वजह मकतूला की हरकत थीं जिनके बारे में तुमने इससे बाज़पुर्स की थी। ज़रा इन बात मेरी मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल उठा। हाँ, मेरा पूछना ही गज़ब हो गया था। वो चीख कर बोली, तुम कौन होते हो मुझ पर नज़र रखने वाले? मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बाप की बीवी हूँ। ये सवाल करने का हक मेरे शौहर को है। ठीक है, मैंने बड़ी रसान से कहा, अब इन हरकत के बारे में भी बता दो। अदालती कार्रवाई के दौरान में अंदाज और ज़ाविये की बड़ी अहमियत होती है। हर वकील अपने मतलब और फ़ायदे के नुकात को उजागर करता है और मुखालफाना और नुकसानदेह अमूर को तारीक कुएं में डालने की कोशिश की जाती है। जो वकील इस मकसद में कामयाब हो जाता है, समझे वही केस को जीत लेता है। हम दोनों ने एक ही इशू पर जिरह की, मगर वकील इस्तग़ासा ने मुजरिमाना हमले वाली धमकी को फ्लैश किया क्योंकि इससे इस्तग़ासा को तक़वियत मिलती और मैं मकतूला की इन हरकत को खोल रहा था जो दर हकीकत इस झगड़े का सबब बनी थी। मुलजिम ने मेरे सवाल के जवाब में मकतूला का कच्चा छटा खोल कर बयान कर दिया। ये सफ़हात मिन-ओ-अन इस तफसील के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी के मुस्ताक। शोएब की नज़र में शकीला का किरदार दागदार था। वो अपने शौहर से बेवफाई की मुर्तकिब हो रही थी। शोएब जब ये सब बयान कर चुका तो मैंने सवाल किया, तुम्हारे वालिद ने इस रोज़ तुम दोनों को ठंडा करके मामला रफ़े दफ़े करा दिया, इसके बाद तुमने इस चाकू का क्या किया? करना क्या था? मैंने इसे अपने पास रख लिया। क्या ये चाकू हर वक्त तुम्हारे पास रहता है? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कतईयत से बोला, ये चाकू मेरे कमरे में रखा रहता है। कमरे में किस जगह? बेड साइड की दराज में। क्या मज़कूरा रोज़ भी तुमने चाकू को इसी दराज में रखा था? उसने इस बात में जवाब दिया।
میں نے پوچھا مذکورہ دراز میں کوئی لاک وغیرہ بھی لگا ہوا ہے؟ جی نہیں۔ تم گھر سے باہر جاتے وقت اپنے کمرے کو لاک کرتے ہو؟ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری غیر موجودگی میں کوئی بھی کمرے میں داخل ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ پھر ملزم سے پوچھا، کیا 26 اکتوبر کے بعد سے تمہیں چاقو کی ضرورت پیش آئی؟ 28 اکتوبر کو جب ہم تینوں دوست شکار پر جا رہے تھے۔ گویا 26 اور 28 اکتوبر کے درمیان نہیں؟ جی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ان 2 دنوں کے دوران میں چاقو مذکورہ دراز کے اندر موجود تھا یا نہیں؟ میں نے تیز آواز میں ایک امکان ظاہر کیا۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں چاقو کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے استفسار کیا، افراد خانہ کے علاوہ تمہارے گھر میں اور کس شخص کا زیادہ آنا جانا ہے؟ انکل فاروقی کا، اس نے اٹل لہجے میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ فوزیہ 15 سال کی ایک سانولی سلونی لڑکی تھی۔ وہ میٹرک کی طالبہ تھی۔ گواہوں والے کٹہرے میں کھڑی وہ سہمی ہوئی نظر سے ایک ایک چہرے کو تک رہی تھی۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو اس کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے کٹہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس فوزیہ، اس نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہارا بھائی اور اس مقدمے کا ملزم شعیب مقتولہ یعنی تمہاری سوتیلی ماں سے شدید نفرت کرتا تھا؟ فوزیہ نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا، جی ہاں یہ سچ ہے۔ اور تم؟ میں بھی شکیلہ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ ملزم خاصا گستاخ اور خودسر لڑکا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ایک خاص زاویے سے وار کیا۔ بزرگوں کا احترام اسے چھو کر نہیں گزرا۔ سوتیلی ماں تو رہی ایک طرف، وہ تو اپنے سگے باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ باپ بیٹے کے درمیان کئی جھڑپیں بھی ہو چکی ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے سے ان میں بول چال بھی بند ہے۔ وکیل استغاثہ گواہ کو اس انداز سے گھس رہا تھا کہ میرے موکل کی ذات منفی بن کر ابھرے۔ فوزیہ نے تھوک نکل کر حلق تر کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ہاں یہ حقیقت ہے کہ جب سے ابو نے دوسری شادی کی ہے، شعیب ان سے کھچا کھچا رہنے لگا تھا۔ شکیلہ کے حوالے سے ان میں تلخ کلامی بھی ہوتی رہتی تھی۔ بہرحال یہ شعیب کا ایک خاص رد عمل تھا، ورنہ عام حالات میں وہ صلح جو اور امن پسند ہے۔ آج تک ہم بہن بھائی میں بھی کوئی بڑا کلیش نہیں ہوا۔ فوزیہ، معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے تمہارے ابو کا مقتولہ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بالکل نارمل، فوزیہ نے جواب دیا۔ اور مقتولہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بھی ابو کے ساتھ ٹھیک ہی تھی، یعنی ان دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ نظر سے میری جانب دیکھا اور جرح ختم کر دی۔ اپنی باری پر جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں فوزیہ والے کٹہرے کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں چند لمحے نرم نگاہ سے فوزیہ کے خال و خط کا جائزہ لیتا رہا، پھر مہربان لہجے میں اسے مخاطب کیا، فوزیہ بیٹی، آج کل تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں جرح کا آغاز کیا تھا، جو کہ میرا مخصوص اسٹائل بھی ہے۔ وہ برا سا منہ بناتی ہوئی بولی، آج کل سب کچھ ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے۔ ہونا بھی چاہیے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ بہرحال میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری اسکول ٹائمنگ کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں روزانہ صبح 8 بجے گھر سے نکلتی ہوں اور دوپہر 2 بجے تک میری واپسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے رسانیت سے کہا، کیا وقوعہ کے روز یعنی 28 اکتوبر کو بھی تم اسکول جانے کے لیے صبح 8 بجے ہی گھر سے نکلی تھی؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے استفسار کیا، اس وقت گھر میں اور کون کون موجود تھا؟ سبھی تھے۔ سبھی کون؟ ابو، شکیلہ اور شعیب۔ فوزیہ نے ایک مرتبہ بھی مقتولہ کو امی، ممی یا ماں نہیں کہا تھا، اور یہی حال شعیب کا بھی تھا۔ یہ انداز بڑے واضح طور پر بتاتا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی اپنی سوتیلی ماں کے لیے کس قسم کے جذبات رکھتے تھے۔ میں نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے سوال کیا، فوزیہ بیٹی، وقوعہ کے روز جب تم اسکول سے واپس آئیں تو گھر میں کون کون موجود تھا؟ میرے طرز تخاطب نے فوزیہ کو خاصا حوصلہ دیا تھا۔ میں بڑی نرمی سے اسے بیٹی کہہ کر پکار رہا تھا، جس کے سبب وہ پر اعتماد نظر آنے لگی، ورنہ ابتدا میں وہ بڑی سہمی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ منفی الفاظ کی تاثیر تہذیبی اور مثبت الفاظ کا اثر تعمیری ہوتا ہے۔ کاش
دنیا بھر کے انسان تعمیری اور مثبت انداز میں سوچنے لگے۔ میرے سوال کے جواب میں فوزیہ نے بتایا، کوئی بھی نہیں تھا سوائے شکیلہ کے، اور وہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پڑی تھی۔ کیا 28 اکتوبر کو بھی تم 2 بجے دوپہر ہی واپس آئی تھی؟ جی ہاں، چند منٹ کے فرق سے لگ بھگ یہی وقت تھا۔ تم نے اس روز گھر کے اندر کیا دیکھا؟ وہ جواب دیتے ہوئے بولی، میں نے حسب معمول گھنٹی بجائی اور انتظار کرنے لگی کہ دروازہ کھلے۔ میری واپسی پر گھر میں عموماً شکیلہ ہی ہوتی تھی اور وہی دروازہ کھولتی تھی۔ اس دن جب 3 مرتبہ گھنٹی بجانے پر بھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تو مجھے بے حد تشویش ہوئی۔ پہلے میں یہی سمجھی تھی کہ شاید شکیلہ واش روم میں ہو، لیکن جب مجھے دروازے پر کھڑے 10 منٹ گزر گئے تو میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھما دیا۔ وہ چند لمحات کو سانس لینے کی غرض سے رکی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتانے لگی، یہ میرا ایک غیر ارادی اور اضطراری عمل تھا، اور اس عمل کے رد عمل نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ہینڈل گھومتے ہی دروازہ کھل گیا۔ میں نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کیا اور سیدھی اپنے کمرے میں پہنچی۔ میں بیگ کو اس کی مخصوص جگہ پر رکھ کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ میں اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی، بس مجھے یوں لگا جیسے گھر کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ دروازہ کھلا پا کر مجھے جو حیرت ہوئی تھی وہ یک بہ یک گہری تشویش میں بدل گئی، اور یہی تشویش بے ساختہ تھا مجھے شکیلہ کے کمرے تک لے گئی۔ لاشعوری طور پر شاید میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس گھر میں واقعی کوئی گڑبڑ ہے تو وہ یقیناً شکیلہ کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس وقت گھر میں شکیلہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں اس کے بیڈ روم میں پہنچی اور پھر وہاں کے منظر نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ وہ ایک جھرجھری لے کر خاموش ہو گئی۔ بیٹی، میں نے اسے حوصلہ دینے والے محبت بھرے لہجے میں پکارا، اپنے ذہن پر زور دو اور پورے ہوش و حواس سے بتاؤ کہ تم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں کیا منظر دیکھا تھا۔ اس نے تھوڑا تأمل کیا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، کمرے میں خصوصاً بیڈ پر بڑی افراتفری کے آثار تھے۔ شکیلہ کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے چہرے کی حالت۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جھرجھری لی اور بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے بڑی فرصت میں بیٹھ کر اس کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہو۔ میں نے ایسا بھیانک منظر اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کسی نے بے انتہا سفاکی اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا ہے کہ شکیلہ کے چہرے کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے سے پہلے گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو میں نے استفساریہ انداز میں کہا، فوزیہ بیٹی، تم نے وقوعہ کے روز مقتولہ کے بیڈ روم میں جو کچھ دیکھا، اس تمام تر کی ذمہ داری استغاثہ نے تمہارے بھائی شعیب پر ڈالی ہے۔ اسی سبب وہ ایک ملزم کی حیثیت سے اس وقت کٹہرے میں کھڑا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جی؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میرا مطلب ہے، کیا تم بھی ایسا سمجھتی ہو کہ یہ سب شعیب کا کیا دھرا ہو سکتا ہے یا کیا دھرا ہے؟ نہیں، اس نے قطعیت سے نفی میں گردن ہلائی۔ بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ تمہارے خیال میں ایسا کون کر سکتا ہے؟ میں اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی۔ ٹھیک ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا، پھر زاویہ سوالات میں تھوڑی تبدیلی لاتے ہوئے پوچھا، وقوعہ کے روز تم نے مقتولہ کے بیڈ روم میں جو اندھوناک منظر دیکھا، اس نے تمہارے اعصاب کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے رک کر فوزیہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تو میں نے مزید کہا، اس اعصاب شکنی کی کیفیت میں تم نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ میں اس وقت بے حد گھبرائی ہوئی تھی، فوزیہ نے جواب دیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو میں نے فوراً ابو کو فون کر دیا، پھر اپنے کمرے میں دبک کر میں رونے لگی۔ تم نے اپنے ابو کو کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا تھا شکیلہ اپنے بیڈ روم میں مردہ پڑی ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تمہاری سوتیلی ماں دنیا میں باقی نہیں رہی؟ یہ محض میرا ایک اندازہ تھا جو میں نے اس کی حالت کے پیش نظر قائم کیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اور ازاں بعد میرا یہ اندازہ درست بھی ثابت ہوا۔ میں نے سوال کیا، تم نے لگ بھگ کتنے بجے اپنے ابو کو فون پر اس واقعے کی اطلاع دی تھی؟ 2:15 بجے، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اور تمہارے ابو گھر کب پہنچے تھے؟ اس وقت 3 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ کیا وہ اکیلے ہی گھر آئے تھے؟ نہیں، ان کے ساتھ انکل فاروقی بھی تھے۔ وہی انکل فاروقی نا، جو تمہارے ابو کے گہرے دوست ہیں؟ میں نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بولی، ہاں وہی۔ اس کے انداز نے واضح کر دیا کہ شعیب کی طرح وہ بھی زاہد فاروقی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنی جرح کو ایک نئی زاویے سے آشنا کرتے ہوئے فوزیہ سے استفسار کیا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی بیٹی،
फारूकी तुम्हारे बाप का बड़ा गहरा दोस्त है, फिर शोएब इससे नफरत क्यों करता था? शोएब का ख्याल है अंकल फारूकी हमारे बाप का दोस्त नहीं बल्कि एक खतरनाक दुश्मन है, जिसने दोस्ती की आड़ में हमेशा अब्बू को नुकसान ही पहुंचाया है। लेकिन अब्बू शोएब की बात सुनने को तैयार नहीं है और बाप बेटे में यही नुक्ता झगड़े का बायस है। हमारे अब्बू अंकल फारूकी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते। क्या तुम अपने भाई के ख्यालात से इत्तेफाक करती हो? मेरा ख्याल है भाई का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने जाहिद फारूकी ही के ईमा पर शकीला से शादी की थी। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। क्या इसी वजह से मुल्ज़िम मकतूला से भी नफ़रत करने लगा था? हाँ, एक वजह ये भी थी। और इसके अलावा? मैंने सवालिया अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ दिया। मतलब यही था कि इसके अलावा और कौन कौन सी वजूहात हैं? फौजिया मेरे मतलब की तह तक पहुँच गई और निहायत ही पुरसुकून लहजे में बोली, शोएब के शकीला से नफ़रत करने का सबसे बड़ा सबब उसके लक्षण थे। ये जुमला अदा करते हुए फौजिया का लहजा इंतहाई जहरीला हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, अब इस लफ्ज़ लक्षण की वजाहत भी कर दो। उसने एक गहरी और बोझल सांस खारिज की और बताया कि इनकी सौतेली माँ के अंदाज़ो अतवार दुरुस्त नहीं थे। वो बन संवर कर अक्सर दरवाजे पर खड़ी रहती और यही बात शोएब को कतई पसंद नहीं थी। उसके दोस्तों ने कई मरतबा इस हवाले से शोएब को शर्मिंदा भी किया था। शकीला के तौर तरीके ख़ानदानी और मोअज़्ज़ज़ लोगों वाले नहीं थे। जब कभी घर में जाहिद फारूकी मौजूद होता तो वह अब्दुल बासित को भूल भाल कर फारूकी की खिदमत में लगी रहती। गुफ्तगू के दौरान में वो अक्सर हल्की बात भी कर जाती। वो फारूकी से बाज़ औक़ात इतनी बेतकल्लुफ़ हो जाती कि कोई भी गैरतमंद शौहर अपनी बीवी की ऐसी हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बासित अपने दोस्त फारूकी पर इतना एतमाद करता था कि उसने दोस्त को कभी टोका और न ही बीवी को कभी रोका, मगर शोएब का खून खोलकर रह जाता। उसने अव्वलीन कोशिश के तौर पर अब्दुल बासित से बात की। बाप ने उसे सूखा सूखा टहला दिया। वो मार्कब वाले मामले में बाप से कई मरतबा उलझ चुका था। इस बार भी बाप ने उसे हरी झंडी दिखाई तो उसने बराह रास्त मकतूला से बात करी, जिसके नतीजे में मकतूला ने उसे खरी खरी सुनाकर लताड़ डाला। 26 अक्टूबर वाला वाक़या इसी सबब पेश आया था, जब बासित ने बीच बचाव करके इन्हें कोई इंतहाई कदम उठाने से रोका था। इसी नौइयत की और भी कई बातें फौजिया की ज़बानी अदालत के रिकॉर्ड पर महफूज हुईं। इसने मुल्ज़िम के मार्कब वाले मौक़िफ़ और फारूकी की अय्यारी के हवाले से मुल्ज़िम के ख़यालात की भी हिमायत की। इस प्लेटफॉर्म पर वो दोनों हम ख्याल थे। फौजिया अपनी बात मुकम्मल कर चुकी तो मैंने गंभीर आवाज़ में कहा, जैसा कि तुमने बताया है बासित और मकतूला की शादी में जाहिद फारूकी का हाथ था। क्या फारूकी तुम्हारी सौतेली माँ का कोई रिश्तेदार है? मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकती, वो सादा लहजे में बोली। ताहम आपस में इनके मिलने का अंदाज़ और रब्त ज़ब्त यही ज़ाहिर करता था कि वो दोनों एक दूसरे से बखूबी वाकिफ़ हैं। इनके बीच कोई रिश्ता था या ताल्लुक़, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, या फिर जाहिद फारूकी। ठीक है, जब मिस्टर फारूकी कटहरे में खड़ा होगा तो मैं इससे इस सवाल ज़रूर पूछूंगा, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। फिर फौजिया से इस्तफसार किया, इस मुकदमे के मुल्ज़िम और तुम्हारे भाई शोएब का कहना है कि जिस तरह एक गहरी साजिश के तहत फारूकी ने तुम लोगों का 20 लाख का बंगला महज 12 लाख में हथिया लिया और उल्टा तुम्हारे बाप पर एक एहसाने अजीम भी चढ़ा दिया। बिल्कुल इसी तरह फारूकी ने किसी ख़तरनाक मकसद के तहत मकतूला और बासित की शादी भी करवाई है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। उसने उस बात में गर्दन हिलाई। फारूकी जैसे शख्स से कुछ भी बईद नहीं। तुम्हारे ख्याल में इस सिलसिले में फारूकी का क्या मंसूबा हो सकता है? वो तामुल करते हुए बोली, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, लेकिन तुम्हारे भाई को अंदाज़ा है, मैंने पुरख्याल लहजे में कहा और फिर इजाफा किया, शोएब तुम्हारे हवाले से बहुत परेशान था। उसका ख्याल था फारूकी अपने मोहर शकीला के ज़रिए तुम्हें नुकसान पहुँचाने का इरादा रखता था। तो मेरी बात समझ रही हो ना? जी, उसने पुरवसूख अंदाज में गर्दन हिलाई। इस हवाले से तुमने मकतूला के रवैये से कुछ महसूस किया? मैं शकीला का सामना करते हुए और इससे बातचीत के दौरान में बड़ी उलझन बल्कि कोफ्त महसूस करती थी। उसने गहरी संजीदगी से बताया, मुझे यूँ लगता जैसे वो निगाह ही निगाह में मेरा एक्सरे कर रही हो। मैं इसकी खोजती हुई नज़र से घबरा जाती हूँ और इससे कतराने लगती। इसके नतीजे में हमारे दरमियान
मेल मिलाप तकरीबन खत्म होकर रह गया था। वो लम्हे भर को रुकी, फिर एक गहरी सांस लेते हुए गोया हुई। अगरचे शकीला ने वाज़ेह अल्फाज में मुझसे कोई आमियाना या भटकाने वाली कोई बात नहीं की थी, ताहम उसके घूरने के अंदाज से मैं वहशत में मुब्तला हो जाती। मुझे यूँ महसूस होता जैसे मैं कोई मासूम सी बकरी हूँ और शकीला किसी तजर्बेकार कसाई की मानिंद निगाह ही निगाह में टटोल कर ये जांचने की कोशिश कर रही हो कि इस सौदे में उसे कितना फ़ायदा होगा। 2-4 ज़िमनी सवालात करने के बाद मैंने जिरह मुकम्मल करके ख़त्म कर दी। फिर मेरी दरख्वास्त पर इस केस का तफ्तीशी अफसर जज की इजाज़त से गवाहों वाले कटहरे में आन खड़ा हुआ। रैंक के एतबार से वो एक इंस्पेक्टर था। उसका नाम कादिर बख्श था। अपने डील डोल चेहरे की करख्तगी और मोटी तोंद के सबब वो सादा लिबास में भी पक्का पुलिस वाला नज़र आता था। ताहम इस वक्त वो यूनिफॉर्म में था। मैंने इंक्वायरी ऑफिसर को मुखातिब करते हुए सवाल किया, आईओ साहब, आपको इस वाक़ये की इत्तला कब और किसने दी थी? मकतूला के शौहर बासित ने थाने फ़ोन करके हमें इस वारदात की इत्तला दी थी, उसने बड़ी रसान से जवाब दिया। वक्त था सपहर 4 बजे का और तारीख 28 अक्टूबर की थी। हमारे रोज़नामचे में ये मालूमात दर्ज हैं। ओके, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और फिर पूछा, आप कितने बजे जाए वकुआ पर पहुंचे थे? 4:30 बजे, उसने बताया। आपने मौके की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और मुलजिम शोएब जैसे ही 5 बजे शाम अपने घर पहुंचा, आपने उसे सौतेली माँ के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। मैंने पूछा, इंस्पेक्टर साहब, इस तकाज़ा का सारा जोर इस नुक्ते पर है कि मुलजिम मकतूला से शदीद नफरत करता था। इनके दरमियान अक्सर व पेशतर छोटी छोटी झड़पें होती रहती थीं। फिर वकुआ से 2 रोज़ कबल यानी 26 अक्टूबर की रात भी इनमें शदीद नौयत का झगड़ा हुआ था, जिसके नतीजे में न सिर्फ मुलजिम ने चाकू निकाल लिया बल्कि मकतूला को इंतहाई तेश के आलम में मुजरिमाना हमले की धमकी भी दी। बहरहाल मकतूला के शौहर ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करा के मामला रफे दफे कर दिया। मैं लम्हे भर को सांस लेने की गर्ज से रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वकुआ के रोज़ मकतूला के फ्लैट पर जो कुछ हुआ, इसके झेल में भी इस तगासा यानी आपका दावा है कि मुलजिम मौका पाकर मुजरिमाना हमले की नीयत से अपनी सौतेली माँ के कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन मकतूला की बरवक्त मुदाखलत और मुदाफ़अत ने मुलजिम को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया। इस छीना झपटी में मकतूला का लिबास तार तार हो गया। मुसलसल नाकामी ने मुलजिम को झुंझुलाहट में मुब्तला कर दिया और वहशत के आलम में उसने अपनी सौतेली माँ का गला घूट कर उसे मौत से हमकिनार कर दिया। तेज़ धार चाकू की मदद से मुलजिम ने किस तरह मकतूला का हुलिया बिगाड़ा, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सरेदस्त, आपसे मेरे इतना सा सवाल है कि मुजरिमाना हमले की तस्दीक या तरदीद की खातिर क्या आपने मकतूला का तिब्बी मुआयना बाद-अज़-मर्ग कराया था? उसने इस बात में गर्दन झटकी और जवाब दिया, हम इस मुआयने और टेस्ट से गफलत क्यों कर बरत सकते थे? आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ ही तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट भी मुंसलिक है। शायद आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी इत्तला का बहुत बहुत शुक्रिया आईओ साहब, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए मजाका उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैंने वो रिपोर्ट न सिर्फ देखी बल्कि पढ़ी भी है। मज़कूरा रिपोर्ट का नतीजा ये ज़ाहिर करता है कि मकतूला पर किसी किस्म का मुजरिमाना हमला नहीं किया गया, या बिलफ़र्ज़ ऐसे किसी हमले की अगर सही की भी गई है तो हमलावर को 1% भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। जो बात आपको मालूम है वो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो बरहमी से बोला। मैंने छेड़छाड़ के अंदाज में कहा, बस ऐसे ही जी चाह रहा था। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ़ से इजाफ़ा किया, क्या आपसे ऐसा कोई सवाल करने की मुमानियत है? उसने ना हाँ की और ना ही ना। यकटुक उसीली नज़र से मुझे घूरता रहा, गोया मैं अपने मकसद में कामयाब रहा था। मैं अपनी अटखेलियों से इसे तेज दिलाना चाहता था ताकि इसे अपनी मर्ज़ी के ज़ाविये में खिंच सकूं। मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कादिर बख्श साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला शकीला की मौत दम घुटने से वाक़ई हुई है, यानी मुबैना तौर पर गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। क्या आपने मकतूला की गर्दन पर से फिंगरप्रिंट्स उठाने की जहमत की थी? जी हाँ, की थी। उसने नागवार नज़र से मुझे देखा। मैंने धीरे से पूछा, फिर कुछ हासिल वसूल हुआ?
गर्दन पर से FP फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल सके। उसने बताया। इसका क्या मतलब हुआ? यही कि मुलजिम ने दस्ताने वगैरह पहनकर कत्ल की वारदात की है। इस्तगासा के मुताबिक मुलजिम दर हकीकत मुजरिमाना हमले की नीयत से मकतूला के बेडरूम में घुसा था। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और अपने मकसद में नाकामी से झुंझुलाकर उसने मकतूला का गला दबा दिया। तो क्या? मैंने जुमला अधूरा छोड़कर मायनाखेज नज़रों से इंक्वायरी ऑफिसर को देखा और अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहा, आप ये कहना चाहते हैं कि मुलजिम बाकायदा हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर अपनी सौतेली माँ को फतह करने निकला था? जी हाँ, बज़ाहिर तो यही नज़र आ रहा है, उसने आम से लहजे में कहा। मैंने कहा, बेडरूम की हालत बताती है कि कातिल और मकतूल के दरमियान अच्छी खासी धींगा मुश्ती हुई थी। मकसद कोई भी रहा हो, एक बात तय है कि इस छीना झपटी में ही मकतूला का लिबास तार तार हुआ था। आपके बकौल वारदात के वक्त मुलजिम ने अपने हाथों पर दस्ताने चढ़ा रखे थे। इसका मतलब है कि मकतूला के बदन के किसी हिस्से पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए होंगे। जाहिर है मकतूला के बेडरूम में वक़ुआ के वक्त जो सूरत हाल रही थी, इसमें कई बार कातिल के हाथ मकतूला के जिस्म से मिस हुए होंगे। एक लम्हा सोचने के बाद तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, आप ठीक कहते हैं। वाकई मकतूला के वजूद के किसी भी हिस्से पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात नहीं मिले। दैट्स राइट, मैंने आइयों के गिर्द गहरा तंग करते हुए कहा, गोया आपने मकतूला के बदन के मुख्तलिफ हिस्सों से FP उठाने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी था, वो ठहरे हुए लहजे में बोला।